जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोगों ने इतिहास चैप्टर नंबर 14 पर परिचर्चा किया था और उसमें हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे श्री राजगोपालाचारी योजना। श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना, जो 1944 ईस्वी में आई थी। क्या है श्री राजगोपालाचारी योजना? तो 1943 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर आए और जैसे ही लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर आए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी प्रमुख नेता थे जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको रिहा कर दिया और भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने एक योजना पेश किया और उन्हें कहा गया कि आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों नेताओं को एक मंच पर बैठाकर दोनों से अपील करें कि दोनों साथ मिलकर स्वराज की मांग करें। तो लॉर्ड वेवेल के परामर्श पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को बैठाकर उनको समझाने का, बताने का प्रयास किया कि हम लोग आपस में लड़े नहीं, क्योंकि अभी लड़ने का समय नहीं है। अभी हम सब के लिए जरूरी क्या है कि एकजुट होकर स्वराज की मांग करें। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाकर वही स्वराज की मांग के लिए जो योजना पेश किया था, उसी को हम श्री राजगोपालाचारी योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना 1944 ईस्वी में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। वह केवल पाकिस्तान के मांग पर क्या थे, अड़े थे। दूसरा है वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन। क्या है? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि लॉर्ड वेवेल 1943 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आए और जब भारत जैसे ही पहुंचे तो भारत आने के बाद भारतीय समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए भारत के सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। और जेल से रिहा करने के बाद एक योजना पेश किया। उस योजना को ही वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। वेवेल योजना की मुख्य बातें थी कि भारत में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध हो गई थी, उस गतिरोध को दूर करने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सेनापति को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए। उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाए ताकि किसी प्रकार का गतिरोध न हो। विदेश विभाग भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए। भारत परिषद अंतरिम सरकार की तरह काम करेगी और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोग स्वयं करेंगे। और इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक बैठक बुलाया गया था। उस बैठक में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 25 जून 1945 को प्रारंभ हुआ। इसी को हम शिमला सम्मेलन, चूंकि इस सम्मेलन को लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था, अतः इसको हम वेवेल योजना के नाम से भी जानते हैं। भारत के सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना भी क्या हो गया, असफल हो गया। उधर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड में आम चुनाव हो रहा था
और आप जानते हैं कि इंग्लैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरे पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1945 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो चर्चिल के विरोध में लेबर पार्टी का एक नेता खड़ा हुए थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। चुनाव के समय चर्चिल ने अपने चुनावी भाषण में सभा में बार बार इस बात की घोषणा करता था कि भारत को हम तलवार के बल पर जीते हैं और तलवार के बल पर ही हम उसको दबा के रखेंगे। वहीं इटली जो लेबर पार्टी के नेता थे अपने चुनावी भाषण में कई जगह घोषणा किया कि यदि इंग्लैंड में हमारी सरकार बनी तो हम भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, सौंप देंगे। सौभाग्य या संयोग जो कहा जाए, 1945 के इंग्लैंड के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी पराजित हो गया, विंस्टन चर्चिल पराजित हो गया और लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। मतलब भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत को के आज़ादी की घोषणा करने वाले जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने वह इटली ही बने। तो जैसे ही इटली बने तो उन्होंने अपने वादा को पूरा करने के लिए, इटली जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो इटली ने अपने वादा को, अपने बातों को पूरा करने के लिए कि उन्होंने घोषणा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, सौंप देंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपना प्लानिंग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो आइए हम जानते हैं कि इटली ने भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में जाने के लिए कौन कौन सा काम किया। तो सबसे पहले इस क्रम में जानेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है कि जब शिमला सम्मेलन असफल हो गया, मतलब बाइवेल योजना जब असफल हो गया तो भारतीय जनता को, भारत के लोगों को बड़ी निराशा हुई। लेकिन जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी तो भारतीयों के मन में आशा की एक किरण नजर आई, क्योंकि इटली भारतीयों के प्रति उदार विचार रखते थे और अपने चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, सौंप देंगे। 1945 में इटली पूर्ण बहुमत के साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए, आसीन हुए और प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 मार्च 1946 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली या क्लेमेंट एटली ने इंग्लैंड की सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और इसी स्वतंत्रता के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता के गति को प्रदान करने के लिए 24 मार्च 1946 ईस्वी को एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले देश में शांति जरूरी थी, देश के संविधान का निर्माण होना जरूरी था। तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को एक 3 सदस्यीय योजना, 3 सदस्यीय दूत मंडल भारत में आया। उसमें पहला थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, दूसरा थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। मतलब यह तीनों ही व्यक्ति, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के, इंग्लैंड के संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इन तीनों के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को एक योजना भारत आया, उसी का नाम था कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि तीनों कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को कहाँ आया, भारत आया। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव थे और भारत आया
तो कैबिनेट मिशन योजना की कुछ सिफारिशें थी, कुछ मुख्य बातें थी। पहला, एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें क्या थी? एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जो विदेशी, रक्षा और यातायात की देखभाल करेगा। दूसरा, संघ में देशी राज्य और ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, संघीय विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत में जितने भी राज्य हैं उनको 3 वर्गों में बांटा जाएगा। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य। भारत के जो देशी रियासत हैं उन्हें यह अधिकार होगा कि जिस विषय को चाहे चुन सकते हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा और वह प्रतिनिधि मिलकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे और वही संविधान सभा भारत के लिए संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को, उनके सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। अपना सिफारिश पेश करके 22 जून 1946 को अपने सिफारिश को पेश करके 22 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना क्या हुआ? वापस इंग्लैंड चला गया। और कैबिनेट मिशन योजना 22 जून 1946 को कहाँ चला गया? इंग्लैंड वापस चला गया। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में, इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। चूंकि उस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस तरह से संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 296 सीट था। इस 296 सीट में से 201 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिली थी और 73 सीट पर मुस्लिम लीग जीता था और बाकी पर कुछ अन्य जो छोटे मोटे राजनीतिक पार्टी थे वो जीते थे। क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए जितना सीट मिला था 93, मात्र 73 पर ही जीत हासिल की, इसलिए मुस्लिम लीग क्या हो गई? बौखला गई, खौल गई मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग बौखला करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने या कांग्रेस के सामने सीधी कार्रवाई करने की क्या दे डाली? धमकी दे डाली। अब सीधी कार्रवाई की धमकी दे डाली। क्यों धमकी दी, इस बात को जान लीजिए। तो पढ़ लेते हैं एटली घोषणा पत्र। जब क्लेमेंट एटली 1945 के आम चुनाव में इंग्लैंड में जीत गए तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। और जब वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनको कहा था कि आप किसी तरह से वहाँ की सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसको दूर करें और हिंदू और मुसलमान के बीच जो गतिरोध हैं, जो विवाद है, वो क्या करें? दूर करें। तो वेवेल ने क्या किया था? सभी नेताओं को जेल से रिहा करके शिमला में पढ़ाया हूं। 25 जून 1945 को शिमला में एक बैठक बुलाया था। उस बैठक को वेवेल योजना
या शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस शिमला सम्मेलन में, शिमला सम्मेलन का या बाइबल योजना का मुस्लिम लीग ने क्या किया था, विरोध किया था, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका और भारत के अन्य दलों ने इसका सपोर्ट कर दिया था। तो लॉर्ड बाइवेल ने अपने बाइबल योजना या शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व में ही 7 व्यक्ति के नामों की घोषणा कर दी। कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति, कि जब तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में नहीं दे दिया जाता तब तक कांग्रेस के 7 वरिष्ठ नेता, उसमें मुस्लिम लीग का एक भी नेता शामिल नहीं था, क्योंकि बाइबल योजना या शिमला सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लिया था। 7 नेताओं के नामों की घोषणा जारी कर दी और कहा कि यही 7 लोग मिलकर देश के शासन व्यवस्था को चलाएंगे। और बाइबल योजना के तहत 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसको अंतरिम सरकार कहा गया। क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के कोई नेता शामिल नहीं था, क्योंकि बाइबल योजना में शामिल ही नहीं थे, तो मुस्लिम लीग इसे अपना हार समझा और उससे लगा कि भारत की राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं है, अंग्रेज भी हमें क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दिया। तो वह बौखला गया और बौखला करके हिंदुओं को आतंकित करने के लिए, हिंदुओं को धराने के लिए पाकिस्तान के मांग को तेज कर दिया और सीधी कार्रवाई, जो हिंसात्मक कार्रवाई थी, प्रारंभ कर दिया। और सीधी कार्रवाई का नारा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस में नारा दिया था, भारत को बांट दो और यहां से चले जाओ। 2 सितंबर 1946 को चूंकि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया और पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को ही, ऐसा क्यों चुना 16 अगस्त? तो याद रखेंगे कि 16 अगस्त 1946 को इसलिए चुना क्योंकि 16 अगस्त 1946 को ही पंडित नेहरू सरकार बनाने की बात किया था कि 16 अगस्त 1946 को हम सरकार बनाएंगे, अंतरिम सरकार। तो इसी 16 अगस्त 1946 को भी मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे कार्रवाई दिवस की धमकी दे डाली और नारा दिया, भारत को बांट दो और यहां से चले जाओ। जब मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, भारत को बांट दो और यहां से चले जाओ, तो एक महान मुस्लिम नेता मौलाना आजाद ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि 16 अगस्त का तारीख भारत के इतिहास का एक काला दिन होगा, जहां देश एक और आजादी की अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ गई है, वही मुस्लिम लीग संकीर्ण विचारधारा के लोग आजादी से पहले देश के बंटवारा की मांग कर रहे हैं। तो इसे दुख होकर, सीधी कार्रवाई से दुख होकर 16 अगस्त के तारीख को मौलाना आजाद ने इसे काला दिन के रूप में संज्ञा दिया था। तो ये था सीधी कार्रवाई। और इटली घोषणा पत्र की बात करते हैं। इटली घोषणा पत्र क्या है? तो बाइबल योजना में जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली को लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुलह नहीं होने वाला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं होने वाला है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दिया कि जून 1948 के पहले, जब इटली ने क्या देखा कि भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में एक होने वाला नहीं है, तो 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 के पूर्व भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, सौंप दिया जाएगा। भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की घोषणा कर दिया। किसने? इटली ने। इसी घोषणा को हम इटली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। अब चर्चा करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन योजना। भारत में हिंदू और मुसलमान की स्थिति चरमराती जा रही थी, स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा कर दिया कि भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में जून 1948 से पहले क्या कर देंगे, सौंप देंगे।
तो भारत में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, भारत में शांति का माहौल पैदा करने के लिए क्लेमेंट इटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल बनाकर कहाँ भेजा? भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो इन्होंने भारत के सभी प्रमुख नेताओं से, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, सबसे वार्ता किया। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन को रोकने का पूरा प्रयास किया। जब गांधी से लॉर्ड माउंटबेटन की वार्ता हुई तो गांधी ने स्पष्ट कहा था भारत के विभाजन पर, चाहे सारा भारत जल जाए लेकिन पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। एक जगह और महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण हमारे मरे हुए शरीर पर होगा। मतलब गांधी का स्पष्ट स्टेटमेंट था, कहना था कि किसी भी स्थिति में हम भारत को बंटने नहीं देंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की संकीर्ण विचारधारा और सत्ता की नीति सोच, सत्ता लोलुपता ने उन्हें भारत को विभाजन करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने बहुत प्रयास किया मुस्लिम लीग को समझाने को, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने, तो अंत में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 2 खंडों में बांटने की घोषणा कर दिया, भारत के विभाजन की घोषणा कर दिया। उसी को हम 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। मतलब भारत का विभाजन किस योजना द्वारा हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के द्वारा हुआ था। और इस योजना में कहा गया कि भारत को 2 खंडों में बांट दिया जाएगा, एक भारत होगा और दूसरे का नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। और भारत को आजाद करने के लिए इंग्लैंड की संसद में 16 जुलाई 1946 को 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम दिया गया। इस अधिनियम पर इंग्लैंड के सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के राजा ने क्या कर दिया? संसद में अधिनियम आया 16 जुलाई 1947 को, इंग्लैंड के राजा ने 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिया। और इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। अब होगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य बातें क्या थी, या भारत को आजादी किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो भारत को आजादी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिला। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य बातें थी। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में बंट जाएगा। एक का नाम होगा भारत, दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। दूसरी बात थी, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा रेखा आयोग का गठन किया जाएगा और यही सीमा रेखा आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करेगी। तीसरा बात कि भारत और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल अलग अलग हो सकता है। इंग्लिश सरकार चाहेगी तो एक को बना सकती है, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल क्या होगा? अलग हो गया। चौथा बात कहा गया कि भारत में जो देशी रियासत है उन देशी रियासतों को आज़ादी दी जाएगी। यदि उनकी इच्छा है तो भारत में रहे, या इच्छा है तो कहाँ चले जाए? पाकिस्तान में चले जाए। छठी बात कही गई कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारत का शासन चलता रहेगा। और पंजाब और बंगाल जहां सांप्रदायिकता की स्थिति ज़्यादा भयावह थी, तो पंजाब को 2 खंडों में तोड़ दिया गया 1947 के अधिनियम के द्वारा, और बंगाल को भी 2 खंडों में तोड़ दिया गया। पंजाब का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया और बंगाल का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश को सौंप दिया गया और देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया गया। अब लास्ट में प्रश्न है, व्हाई ब्रिटिश लेफ्ट इन इंडिया? व्हाई ब्रिटिश लेफ्ट इन इंडिया? अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? एक लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा।
तो आपको बता दें, इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा, या भारत के स्वतंत्रता में सहायक तत्व कौन कौन से थे, चर्चा करें। तो अंग्रेजों ने भारत को कई कारणों से छोड़ा। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद जिस ब्रिटिश शासक ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था, अब कई ऐसे बदलाव आ गए थे इंडिया में कि अंग्रेजी सरकार की मजबूरी थी कि वह भारत को क्या कर दे, छोड़ दे। बिना छोड़े काम चलने को नहीं था। पहला, राष्ट्रीय चेतना का चरमोत्कर्ष। अंग्रेजों ने भारत को इसलिए छोड़ा क्योंकि भारतीयों में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कर दिए थे, तेज कर दिए थे। उसे दबा पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई थी। आर्थिक दृष्टिकोण से इंग्लैंड चरमरा गया था। इतना इंग्लैंड की स्थिति खराब हो गई कि भारत जैसे विशाल देश को पर नियंत्रण बनाए रखना इंग्लैंड की बस की बात नहीं थी। एक अंग्रेजी लेखक लिखते हैं, माइकल ब्रेचर, संयोग था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी की भी सरकार बनती फिर भी उसे भारत को आजाद करना पड़ता, क्योंकि इंग्लैंड में आर्थिक शक्ति नष्ट हो गई थी। उसके बाद एशिया के देशों में स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद इंग्लैंड की जनता भारतीयों के पक्ष में था। इंग्लैंड की जनता चाह रही थी कि भारत को की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए। इसके अलावा इंग्लैंड के ऊपर रूस, अमेरिका, इन देशों का दबाव पड़ रहा था क्या भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर दिया जाए, सौंप दिया जाए। इसके अलावा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बने थे एटली, उन्होंने अपने चुनावी भाषण में घोषणा किया था कि यदि हम प्रधानमंत्री बने तो भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या करेंगे, सौंप देंगे। उसके बाद ब्रिटिश अजेयता की विथक। अंग्रेज अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल देश समझता था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हाथ से उसे पराजय की सामना करना पड़ा था। जापान ने बुरी तरह से उसे पराजित किया था, तो उसकी अजेयता की मिथक समाप्त हो गई। उसके बाद भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो गया, उदय हो गया। ये सारे कारण, ये सारे तथ्य अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। तो ये था आपका इतिहास का चैप्टर नंबर 14। कल की क्लास में हम लोग इतिहास के अंतिम पाठ 15 नंबर पाठ पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, मतलब भारत का संविधान कैसे बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनः मिलते हैं कल। धन्यवाद।